हाय एवरीवन। आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है और आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान देखेंगे और इस लेक्चर के एंड में थोड़ा सा हम इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन से सवाल आते हैं, तो वो तो 5 मिनट का टॉपिक है, वो भी हम इसी लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। और आज हमारा इकोनॉमिक्स का ये लास्ट लेक्चर है और 5 ईयर प्लान आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें बाद में कर रहे हैं तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के हिसाब से। आपको भी पता है अगर आप रिपीटर्स होंगे कि 5 ईयर प्लान से कितने सवाल यहाँ पर बनते हैं। तो चलिए आज हमारी इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर कवर हो जाएगी, तो विदाउट एनी फर्दर डिले। और ये कंप्लीट इकोनॉमिक्स की पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो हम इस लेक्चर के एंड में यहाँ पर बात कर रहे होंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू कर लेते हैं। हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ना। देखो 5 ईयर प्लान कब लाए गए, क्यों लाए गए, इसका उद्देश्य जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपका 5 ईयर प्लान शुरुआत होता है 1951 में लेके आया जाता है, और तभी हम आज़ाद हुए थे, तभी हमने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, नए नए हम आज़ाद हुए थे। और 5 ईयर प्लान में बेसिकली ये था कि आने वाले 5 सालों में सरकार क्या काम करेगी, वो सारी चीज़ें उसमें पहले ही दी होती थी, किस सेक्टर पे कितना काम करना है। शुरुआत में हमने सेक्टर्स को इम्पोर्टेंस दी कि हाँ भाई इस 5 सालों में इन सेक्टर्स पे ज़्यादा काम करना है, इस सेक्टर को मेन फोकस करके चलना है, यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो 5 ईयर प्लान कुछ नहीं, आप एक मान सकते हो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता था कि क्या उद्देश्य है आने वाले 5 सालों में, वो किस सेक्टर में क्या काम करने वाली है, और उसकी एक पूरी रणनीति तैयार की जाती थी। तो वहीं से डिफरेंट सवाल आपसे पूछते हैं पेपर में। आज हम उन्हीं के बारे में 5 ईयर प्लान, जिसको पंचवर्षीय योजना भी हिंदी में बोला जाता है, उसी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अच्छा, ये 5 ईयर प्लान हमने अपने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये किसकी मन का, एक तरह से कह सकते हैं किसके दिमाग में आया था, किस कंट्री के दिमाग में ये चीज़ें आई थी। तो हमने इंस्पायर्ड हुए थे हम रसिया से। उस वक्त हम रसिया को रसिया ना बोल के यूएसएसआर बोलते थे। ठीक है, तो यूएसएसआर 1928 में इंट्रोड्यूस करता है, 1928 में। और ये किस इंसान ने यहाँ, किसके द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, तो जोसेफ एस्टेलिन के द्वारा यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है रसिया में। और उन्हीं के 5 ईयर प्लान से हम प्रेरित होते हैं और उसे अपनी कंट्री में भी लाने की कोशिश करते हैं। हमारा 5 ईयर प्लान के थ्रू जो मेन गोल था, ग्रोथ करना था। और ग्रोथ करना था, साथ में देखो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किया है, लेकिन हमारा गोल हमेशा से ये रहा कि हम जो 5 ईयर प्लान के साथ लेके चले, सबको इस तरह से लेके चलें। सभी 5 ईयर प्लान का अगर एक कॉमन गोल की बात करता हूँ, तो सभी को बराबरी की जाए, इक्वलिटी रखा जाए। किसी भी सेक्टर में अगर हम काम कर रहे हैं, फिर दूसरे सेक्टर में भी हमें काम करना है, तो इक्वलिटी पे ज़्यादा फोकस करा गया, समानता पे ज़्यादा फोकस, सोशल जस्टिस जहाँ पे लिखा भी हुआ है, इक्विटी पे ज़्यादा फोकस करा गया, मॉडर्नाइजेशन पे फोकस किया गया, और सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया गया। और देखो शुरू के अगर आप 8 5 ईयर प्लान पढ़ोगे, अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ शुरू के 8 5 ईयर प्लान, तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया। आप बोलोगे भैया ये पब्लिक सेक्टर क्या है, तो मतलब गवर्नमेंट ने ज़्यादा चीज़ें अपने हाथ में ही रखी और गवर्नमेंट ही फोकस कर रही थी। जो गवर्नमेंट के सेक्टर थे, एग्रीकल्चर हो गया, बहुत सारे सेक्टर थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करा गया। जो प्राइवेट सेक्टर थे उन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। एक तो उस वक्त तक कोई प्राइवेट सेक्टर इतना अच्छा था भी नहीं, कि प्राइवेट सेक्टर के पास उतनी कैपिटल नहीं थी, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर पे फोकस नहीं करना सही समझा गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर पे समझा। और दूसरी बात, 1947 के बाद हम इस चीज़ से सतर्क हो गए थे कि भैया किसी भी फॉरेन कंपनी को हमें इंडिया में चांस नहीं देना। हमने एक कंपनी को चांस दिया था और हमारी उसने ऐसी तैसी कर दी। 200 साल तक लगातार हमारे ऊपर राज किया, और हमारे वो तो कुछ फ्रीडम कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर हमको आज़ादी दिलाई। आज़ादी कैसे मिली वो ऑलरेडी हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारा जिसको सोने की चिड़िया बोला जाता था, अब उस सोने की चिड़िया नहीं रहा था जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ। जितना यहाँ से अंग्रेज़ हमें लूट सकते थे, उतना अंग्रेज़ हमें यहाँ से लूट के ले जाते हैं। तो हम इतना समझ चुके थे 1947 आते आते कि भाई अब हम किसी फॉरेन कंपनी को नहीं घुसने देंगे। अब भैया कौन थे, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, डेंस आए, ये सब कौन थे। कल कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है इंडिया में, फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग कंपनी थी ना एक, तो समझ में आ गया था कि भैया किसी को ट्रेड नहीं करने देना है, किसी को बाहर वाले को अपने घर में नहीं आने देना है, वो हमारा ही हालत ख़राब करेगा। ठीक है, और आप सभी को पता है कि यहाँ से जो प्रोडक्शन है, जो भी चीज़ें होती थी, जो भी हमारा इंडिया का धन था एक तरह से, वो पूरा इकोनॉमी हमारे देश की चरमरा गई थी, एकदम एकदम ख़राब हो चुकी थी, टूट चुकी थी।
तो बस हमें अब अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना था, अपने आप को सुधारना था। और देखो, एक मैं आपको रियल एग्जांपल भी बताता हूँ, हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया, आज हम कहाँ हैं, और हमारा साथी मुल्क जो हमसे ही हमारे टाइम पर ही आज़ाद हुआ, पाकिस्तान, वो कहाँ पर है, उसकी इकोनॉमी देख लो, हमारी इकोनॉमी देख लो। तो हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई हैं। हर एक गवर्नमेंट अगर अच्छी होती है तो खराब, मतलब खराब होती है तो अच्छी भी होती है, कुछ गलत काम भी करती है, कुछ अच्छे भी काम करती है, और ये हर गवर्नमेंट की कहानी है। तो हर एक गवर्नमेंट ने, हर एक इंसान ने हमारे देश को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश ही की, और वो कोशिश में हम बहुत हद तक कामयाब भी रहे। तो उन्हीं 5 ईयर प्लान्स को पढ़ेंगे कि हर 5 साल बाद एक प्लान आता था, और वहीं से आपके सवाल बनते हैं। तो चलिए उन्हीं को हम विदाउट फर्दर डिले यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो देखो, इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान पढ़ाऊँ उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना। पहली बात, जो हमारे 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए गए थे 1951 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, और यहाँ पर हमारा एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1951 में, प्लानिंग कमीशन बनाया गया। और प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते थे, जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते थे, बेसिकली जो 5 ईयर प्लान कमीशन चेयरमैन था उसके चेयरमैन होते थे पीएम। तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन बनेंगे, आप सभी को पता है। पहले प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो यही पहले प्रधानमंत्री मतलब चेयरमैन भी बनते हैं प्लानिंग कमीशन के। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। तो देखो, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है हमारा 1951 में आता है, और 5 साल का है, तो 5 सालों तक रहता है। उसके बाद हमारा जो गोल था इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस करना था। देखो, हम सेक्टर पढ़ के आ रहे हैं, हमने प्राइमरी सेक्टर पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा, टर्सरी सेक्टर पढ़ा, और जब मैं आपको प्राइमरी सेक्टर पढ़ा रहा था तो एक बैकबोन माना जाता है हमारा एग्रीकल्चर। और आज बेशक वो हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, बट मैक्सिमम जो हमारे यहाँ की पब्लिक है, जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और उस वक्त एग्रीकल्चर को प्रमोट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा गया। तो सबसे पहले 5 ईयर प्लान में यही बात की गई कि भाई हम किस पे फोकस करते हैं। हम 5 ईयर प्लान में सबसे पहले एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं, कृषि को बढ़ावा देते हैं। तो कृषि के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आई गई, बहुत सारे एग्रीकल्चर का व्यवस्था किया गया, बहुत सारी चीज़ें की गई। और ये जो बेस्ड था, हैरिड डॉमर ने इसका मॉडल तैयार किया था। तो पेपर में पूछा जाता है कि किसके मॉडल पर बेस्ड था, तो हैरिड डॉमर मॉडल पर भी ये बेस्ड था। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद इसमें टारगेट रखा गया था कि हम, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं हर 5 ईयर प्लान का लगभग 5-6 5 ईयर प्लान का शुरुआत के जो हमारे, देखो टोटल 5 ईयर प्लान जितने भी आए हैं उसमें शुरू के 5-6 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें मैं आपको सब में पढ़ाने वाला हूँ कि कितना टारगेट था और कितना हमने अचीव किया। पहले तो शुरुआत में आपको कोशिश करनी है कि आप शुरू के 5 के टारगेट और अचीवमेंट याद कर पाओ। अगर आप नहीं कर पाओ तो पहले की याद कर लेना, कम से कम 3-4 बार सवाल बनाए कि पहले में हमारा टारगेट कितना था और हमने अचीव कितना किया था। ध्यान रखना एटलीस्ट, और 5 ईयर प्लान का जैसे सेकंड 5, वैसे तो 5th तक ध्यान रखो, लेकिन अगर नहीं याद हो तो ये तो रट लो कि पहले 5 ईयर प्लान में हमारा टारगेट कितना था। टारगेट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और अचीवमेंट भी पूछा जाता है कि हमने अचीवमेंट कितना किया। तो हम अचीव करते हैं 3.6% अपने टारगेट, मतलब जितना हमारा टारगेट कितना था 2.1%, और हम उससे ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, हम 3.6% अचीव कर लेते हैं। तो एक सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान रहता है हमारा। और आप सभी को पता है, देखो आपसे पीएम पूछे जाते हैं। अभी शुरू के छः 5 ईयर प्लान पढ़ाऊंगा, 6 5 ईयर प्लान के पीएम एक साथ अभी आपको याद करा देता हूँ। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 5 ईयर प्लान आए थे, इनके जो पीएम रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू जी रहे थे। ठीक है, उसके बाद चौथा, पाँचवा और छठा, ये जो 6 5 ईयर प्लान आए हैं इनकी बेटी इंदिरा गांधी रहीं, और जो 7वां 5 ईयर प्लान है वो राजीव गांधी रहे थे। ठीक है, अभी इतना याद रखो, 7 5 ईयर प्लान तक मैंने आपको यहाँ पर पीएम याद करा दी है। वैसे मैं हर जगह भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको याद ऐसे कर लो कि शुरू में 3 जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद 3 इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद राजीव गांधी। 7 और 5 ईयर प्लान में गांधी परिवार से हैं, तो इसलिए आपको आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद जब हम एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहे थे तो हमको एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके लिए हमने डैम्स का भी निर्माण किया। तो एक भाखड़ा नागल डैम बनाया गया सतलज रिवर पर। अच्छा, मुझे बताओ भाखड़ा नागल डैम की क्या खासियत है, हम स्टैटिक जीके में पढ़ के आए हैं। तो हमारा भाखड़ा नागल डैम कैसा है, लार्जेस्ट डैम है, सबसे बड़ा डैम है, लार्जेस्ट डैम है, ये चीज़ ध्यान रखना। और सबसे लंबा हीराकुंड डैम है, जो कहाँ पर है, महानदी पे। अब मुझे बताओ किस स्टेट में है हीराकुंड डैम, ये सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें नागा अर्जुन डैम की, तो नागा अर्जुन डैम कहाँ पर है, कृष्णा रिवर पर है। नागा अर्जुन डैम किस रिवर पर है, तो आप बोलोगे भैया नागा अर्जुन डैम कृष्णा रिवर पर है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना।
और देखो इसी 5 ईयर प्लान में देखते हैं आगे लिखा है कि नहीं मैंने, ओके। इसी 5 ईयर प्लान में आपकी 5 आईआईटी भी बनाई गई थी। बहुत रेयर पूछता है लेकिन पूछ लेता है कभी कभी, ध्यान रखना। सेट ऑफ 5 आईआईटीज और इसी वक्त यूजीसी का भी फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का भी इसी वक्त यहाँ पर किया गया था। और इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एक बात की गई थी, एक स्टेटमेंट भी दिया गया था जो पेपर में भी पूछा गया था कि इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस लाने के लिए जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें ये था कि स्टेटमेंट ये दिया गया कि सोशल, अगर आपको इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस लाने हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करना है और सोशल चेंजेस लाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गरीबी को कम करना पड़ेगा सबसे पहले तो बात। और दूसरी चीज़ जो इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी क्या है कि जो पैसे कमाए वो बहुत ज़्यादा कमाए। और ऐसा करना चाहिए कि सब एक साथ ग्रो करें, सबका साथ सबका विकास, जो आज आपके नरेंद्र मोदी जी विजन देखते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो वो एक तरह से इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वलिटी को कम करने के लिए ही है। तो इनइक्वलिटी कम करना इन 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 जैसे इनकम में, वेल्थ में और आपका अपॉर्चुनिटीज़ में, सबको बराबर एक अपॉर्चुनिटी मिले, बिजनेस करने के लिए सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। रूट लेवल पर ऐसा बहुत कमी देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन ठीक है। अभी हम बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की। सेकंड 5 ईयर प्लान आपका 1956 तक पहला चला, दूसरा चलता है 1956 से 61 तक। और इसमें यहाँ पर जो गोल होता है वो होता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले एग्रीकल्चर पर फोकस कर लिया, अब हम थोड़ा सा इंडस्ट्री बनाने पर फोकस कर लेते हैं, इंडस्ट्री को बूस्ट करने पे, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसको बूस्ट करने पे फोकस कर लेते हैं। और ये किस पे बेस्ड था, पीसी महानोविस पर बेस्ड था, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें हमारा टारगेट था 4.5% और अचीव किया हमने 4.27%। तो ये भी एक तरह से बोल सकते हो थोड़ा सा ही कम अचीव किया, सक्सेसफुल रहा था हमारा, ठीक है। उसके बाद पीएम आपको पता ही है, शुरू के 3 जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद इसी टाइम सेकंड इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी भी आती है, जिसको मैं अभी आगे पढ़ाने भी वाला हूँ 1956 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हमने इसी 5 ईयर प्लान में 3 हमने स्टील प्लांट्स का भी सेटअप किया। एक हमने भिलाई पावर प्लांट सेटअप किया, स्टील पावर प्लांट सेटअप किया। ये किया था हमने छत्तीसगढ़ में, रसिया की हेल्प से, यूएसएसआर की हेल्प से, ध्यान रखना। दूसरा हमने किया रौरकेला उड़ीसा में, किसकी हेल्प से, जर्मनी की हेल्प से। ये तीनों ही ध्यान रखना कहाँ किया था और किसकी हेल्प से किया था, पेपर में सवाल बनता है। उसके बाद है दुर्गापुर स्टील पावर प्लांट, ये हमने किया था वेस्ट बंगाल में, और किसकी हेल्प से, ब्रिटेन की हेल्प से। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में आपको इतनी बात एटलीस्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। तो आपका जो थर्ड 5 ईयर प्लान आता है वो आप अभी मैं बताऊंगा, बहुत एक कंप्लीट फेलियर हो जाता है। 1961 तक हमारा सेकंड चला, उसके बाद 1966 तक हमारा यहाँ पर थर्ड 5 ईयर प्लान आता है। और इसमें गोल रखा जाता है कि भाई सेल्फ रिलायंट बनेंगे और सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और आत्म उत्पादक अर्थव्यवस्था पर फोकस किया जाएगा। इसमें टारगेट रखा गया था 5.6%, लेकिन इसमें अचीव कर पाए सिर्फ 2.4%। ये एक तरह से मान सकते हो कंप्लीट फेल हो गया। अब कंप्लीट फेल हुआ 3 रीजन से, कभी पेपर में पूछे तो पता होना चाहिए। एक तो था ड्रॉट आ गई, जिसकी वजह से सीवियर फेमाइन हो गया, सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ गया तो फसल हो नहीं पाई, उससे एक कह सकते हो गंभीर अकाल आ गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट का फोकस फिर इधर की तरफ बढ़ा, उधर की तरफ से थोड़ा सा हट के। और दूसरी बात 1962 में आप सभी को पता है हमारा और चाइना का वॉर हो गया, तो हमारा गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस जो इन्वेस्टमेंट है वो वॉर में चला गया, तो इंडो चाइना वॉर पे हमने फोकस किया। फिर उसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हो गया, फिर वहाँ भी गवर्नमेंट का फोकस रहा, तो हम ज़्यादा फोकस इस पर नहीं कर पाए जो हमारा गोल था, जिसकी वजह से हम यहाँ पर कंप्लीट फेलियर हो जाता है। तो कभी आपसे पूछे कि कंप्लीट फेलियर कौन सा रहा, हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान रहा। और शुरू के 3 5 ईयर प्लान तक कौन रहे यहाँ पर, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में भी जो प्रधानमंत्री थे वो कौन रहे यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू जी रहे। साथ में इसी वक्त मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ा के आया था, तो इसी वक्त ये सीवियर फेमाइन से निपटने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन भी लॉन्च किया गया था। उसको हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इस थर्ड 5 ईयर प्लान के वक्त ही ध्यान रखना कि 2 इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है, एक आपके जवाहरलाल नेहरू जी की और एक लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। ये इतना नहीं पूछेगा, ये ऊपर वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, अब देखो हम पूरा कंप्लीट फेलियर हो चुके थे यहाँ पर, हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था कंप्लीट फेलियर हो चुका था। अब हमें क्या, हमने सोचा कि ठीक है भाई अब 2-3 साल आराम करते हैं,
पहले जो हमारे नुकसान हुए हैं पहले उनकी भरपाई करते, बाद में अब हम नई चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो प्लान हॉलीडे लाया जाता है 1966 से लेके 1969 तक, कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आता। तो पहला प्लान हॉलीडे कब आया आपको पता होना चाहिए, 1966 से लेके 69 तक आया। किस 5 ईयर प्लान के बाद आता है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद आता है। ये भी पेपर में पूछा जाता है, किस 5 ईयर प्लान के बाद आता है, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद आता है। और किसके पहले आता है, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान से पहले आता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये प्लान हॉलीडे रहा हमारा। फिर 1969 में हमने सोचा कि ठीक है भाई, फिर से फोर्थ 5 ईयर प्लान को डिजाइन किया गया, और 1969 से लेके 5 सालों तक 1974 तक यहाँ पर ये चलता है। और इसमें जो गोल रखा गया वो रखा गया ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान में आपका गोल रखा गया था वो रखा गया था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। एंड इसमें साथ में जोड़ दिया गया था प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये इसका गोल था, ठीक है। स्थिरता के साथ विकास, धीरे धीरे हमें स्टेबिलिटी के साथ विकास करना है, ठीक है। और हमें धीरे धीरे सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर होने के तरफ बढ़ना है। और ये किस पे बेस्ड था पूछा जाता है, तो ये गैडगिल फार्मूला पे बेस्ड था, गैडगिल फार्मूला पे बेस्ड था। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। किस पे आधारित था, ये गैडगिल फार्मूला पर आधारित था। उसके बाद इसमें जो टारगेट था वो 5.6% था, और जो अचीव किया गया वो 3.6% ही अचीव किया गया। तो एक तरह से कंप्लीट फेलियर नहीं बोल सकते हो, लेकिन ये भी ज़्यादा सक्सेसफुल आपका नहीं रहा था। और मैंने बताया कि शुरू के 3 में जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उसके बाद जो चेयरमैन कमीशन के चेयरमैन बनेंगे या जो प्रधानमंत्री थे 4 से लेकर 6 तक, वो कौन रहेंगी, इंदिरा गांधी रहेंगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थी फोर्थ 5 ईयर प्लान में, आपके इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद आप सभी को पता है इससे पहले ड्रॉट का सामना, सूखा का हमें सामना करना पड़ा था। तो इसमें एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम। ध्यान रखना 1973 में ये लॉन्च किया गया था। किस 5 ईयर प्लान में लॉन्च किया गया है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। और इसी फोर्थ 5 ईयर प्लान में एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अभी जब हम बैंक्स पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि 14th बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। तो इसी 5 ईयर प्लान के टाइम ही आपका 14th बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। और 1971 में हमने एक और वॉर यहाँ पे लड़ा था, इंडो पॉक वॉर, जिसमें हमने बांग्लादेश को अलग कराया था, ठीक है। पाकिस्तान पहले दोनों पाकिस्तानी होते थे, अब उसको हमने पाकिस्तान को, जो आपका बांग्लादेश वाला रीजन है वो पहले पाकिस्तान था, तो उसको आज़ाद कराया, और आज वो किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 5 ईयर प्लान, जो हमारा आया है 1974 में, क्योंकि फोर्थ 5 ईयर प्लान आपका आता है 1969 से लेके 74 तक, ठीक है। और ध्यान रखना 3 साल का आपका गैप हुआ है 1966 से लेके 69 तक। इसको हम क्या बोला जाता है, प्लान हॉलीडे बोला जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, पूछा जाता है किस 5 ईयर प्लान के बाद आया, तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद आया। किससे पहले आया, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान से पहले आया। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अपने 5वें पंचवर्षीय योजना के बारे में। और ध्यान रखना शुरू के 5 जो आपके पंचवर्षीय योजना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ये यहाँ पे फोर्थ देखा था, ठीक है। अभी हम यहाँ पर ये फिफ्थ देखने वाले हैं, और फिफ्थ हमारा 1974 से लेके 78 तक रहा। अब आप बोलोगे भैया 5 साल का पंचवर्षीय प्लान है, 5 ईयर प्लान है, तो यहाँ पर ये 1974 से 1978 तक 4 साल ही क्यों चला, 5 साल क्यों नहीं चला, वो उसका भी मैं रीज़न दूंगा। इसमें यहाँ पर जो गोल है, जो इसका लक्ष्य था 5 ईयर प्लान का, वो था पॉवर्टी एलिविएशन, बेसिकली गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ से रिलेटेड कोई सवाल बनता है तो वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ही उसे रखना, उसका आंसर फिफ्थ 5 ईयर प्लान ही होगा। यहाँ पर एक स्लोगन भी दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, हिंदी में ज़्यादा ये मशहूर हुआ, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। साथ ही में सेल्फ रिलायंस पे बात की गई। तो ज़्यादातर आप देख रहे हो सेल्फ रिलायंस पे तो सभी में बात की जा रही है अपना थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद से। ध्यान रखना कि ये मेन चीज़ है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की बात, गरीबी हटाओ की बात किस में की गई। तो ध्यान रखना ये आपका जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, 5वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें बात की गई थी। अच्छा, यहाँ पर पूछे ये किस मॉडल पर बेस्ड था, तो ये यहाँ पर डीपी धर मॉडल पर बेस्ड था। किस मॉडल पर बेस्ड था, डीपी धर मॉडल पर बेस्ड था। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद इसमें जो टारगेट रखा गया 4.4% रखा गया और अचीव 4.8% किया गया, तो काफ़ी सही रहा, मतलब एक तरह से सक्सेसफुल रहा ये, ठीक है। और इस वक्त आप सभी को पता है कि शुरू के 1, 2, 3 में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू,
ठीक है। 4, 5 और 6 इनमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं इंदिरा गांधी जी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद इन्होंने गरीबी हटाने के लिए 20 पॉइंट्स नीड्स प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। ये 20 पॉइंट्स याद नहीं रखने, लेकिन ध्यान रखो 20 पॉइंट्स नीड्स प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्च्ड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इन्होंने एक मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी लॉन्च किया, तो वो सब गरीबी हटाओ से ही रिलेटेड थे, पॉवर्टी एलिविएशन से ही रिलेटेड थे, ध्यान रखना। और 1975 में यहाँ पर आरआरबी सेटअप होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको मैं पढ़ा के आया हूँ जब हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ के आए हैं। अब मुझे ये बताओ फर्स्ट आरआरबी कब सेटअप हुई और कहाँ पे सेटअप हुई, ये नीचे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ें, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, अभी मुझे आपको ये बताना रह गया, एक सेकेंड बस, कि ये जो प्लान है ये 1974 से लेके 1978 तक ही क्यों चला, 5 साल क्यों नहीं चला। तो उसका रीज़न था कि ये 4 साल चलने के पीछे कि 78 में क्या होता है, इलेक्शन हो जाता है, आप सभी को पता है। यहाँ पर इमरजेंसी लगाती हैं इंदिरा गांधी जी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से 1975 में। उससे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, और 1978 में दोबारा जब इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट आती है वो आती है जनता गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट आती है, तो यहाँ पर आती है जनता गवर्नमेंट। और जनता गवर्नमेंट में जो पीएम बनते हैं वो बनते हैं मुरारजी देसाई। कौन बनते हैं, मुरारजी देसाई। ठीक है, और वो इस जो 5 ईयर प्लान था इसको 78 में ही रोक देते हैं, बीच में बोलते हैं कि भैया जितना हो गया उतना हो गया। अब यहाँ पर वो आगे अपना अलग से कुछ लॉन्च करेंगे, वो देखते हैं। वो लॉन्च करेंगे रोलिंग प्लान। उन्होंने क्या लॉन्च किया, रोलिंग प्लान किया। ठीक है, ये 1978 से लेके 1980 तक रहा। ये मतलब इन्होंने बोला कि हम ये 90 बेसिकली ध्यान रखना कि अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि रोलिंग प्लान कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 से लेके 1980 तक। और कब किया गया था, 5th 5 ईयर प्लान के बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ये चीज़ यहाँ पर पता रखना। और इस वक्त पीएम कौन थे या गवर्नमेंट कौन सी थी, तो जनता गवर्नमेंट थी। ठीक है, और पीएम कौन थे, तो मुरारजी देसाई थे, मुरारजी देसाई थे। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर हमारा 1978 से लेके 1980 तक रोलिंग प्लान चलता है, लेकिन 1980 में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और उसकी वजह से फिर से यहाँ पर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। और फिर से यहाँ पर आपका जो 5 ईयर प्लान था वो शुरू होता है। और ये कौन सा 5 ईयर प्लान है, तो ये 6th 5 ईयर प्लान था। तो ध्यान रखना 1980 से लेके 1985 तक आपका कौन सा 5 ईयर प्लान चलेगा, तो 6th 5 ईयर प्लान चलेगा। तो अभी तक आप 2 गैप देख चुके हो, एक तो 1966 से लेके 1969 के बीच में जिसको प्लान हॉलीडे बोलते हैं, एक आप गैप देख चुके हो 1978 से लेके 1980 तक। ठीक है, ये जनता गवर्नमेंट की वजह से हुआ था। वो किसकी वजह से हुआ था, तो वो आपको एक तरह से हॉलीडे चाहिए था, अपने जो आपने वॉर लड़े थे उनको सही करना था, उस वजह से हुआ था। और यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हुई थी इसलिए यहाँ पर गैप आया था, और इसको रोलिंग प्लान बोलते हैं। वो 3rd 5 ईयर प्लान के पहले बाद आया था और ये 5th 5 ईयर प्लान के बाद आया था। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से सरकार बन जाती है इंदिरा गांधी जी की, और फिर से यहाँ पर ये 6th 5 ईयर प्लान शुरू होता है। यहाँ पर पीएम राजीव गांधी नहीं, इंदिरा गांधी थे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गोल की, तो इनका गोल था टू अचीव इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड अटेनिंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। देखो यहाँ पर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी है, वहाँ पर एलिविएशन है, और यहाँ पर मेन फोकस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे था, वहाँ मेन फोकस एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी पे था। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और यहाँ पर ये एक प्रोग्राम भी लॉन्च करते हैं, लॉन्च्ड लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। जिनके पास, जो लोग भूमिहीन हैं, भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिनके पास ज़मीन नहीं है, बहुत कम है, तो उनको रोजगार देने की इसमें बात की गई थी। तो कभी आपसे पूछा जाए कि लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, तो ड्यूरिंग 6th 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की तरफ, जो कि है हमारा 7th 5 ईयर प्लान। तो अगर हम हमारा 7th 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये 1985 से 1990 तक चला। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर जो इस गोल में फोकस किया गया था, एक तो रैपिड ग्रोथ फोकस की गई थी किसकी, फूड ग्रेन्स की। ठीक है, कभी आपसे पूछे कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसकी जो रैपिड ग्रोथ
देखी गई, मतलब गोल किया गया था, अच्छी मतलब गोल रखा गया था कि भाई जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसका रैपिड ग्रोथ देख कराई जाए उसमें। तो वो 7th 5 ईयर प्लान था। और उसके बाद इसमें इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की भी बात, मतलब गोल रखा गया, और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का भी यहाँ पर गोल रखा गया। और इस टाइम प्रधानमंत्री, ध्यान रखना कौन थे, राजीव गांधी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। तो शुरू में 3 जवाहरलाल नेहरू, फिर 3 इंदिरा गांधी, और फिर 7वें में राजीव गांधी। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन 1990 आते आते हमारे देश की जो हालत थी वो एकदम ख़राब हो चुकी थी, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस होने लग गई हमारे देश में। तो अब यहाँ पर 1991 में क्या होता है, हमारा इंडिया जाता है कहाँ पर, इंडिया जाता है आईएमएफ के पास कि भैया हमको लोन दे दो। इंडिया कहाँ जाता है, आईएमएफ के पास, क्या लेने, लोन लेने जाता है। और आईएमएफ यहाँ पे बोलता है कि भाई हम लोन तो दे देंगे तुमको, लेकिन आपने जो, देखो मैंने आपको बताई ना कि 1947 के बाद जो फॉरेन कंपनी थी उनका आगमन भारत में हमने बंद कर दिया था कि भाई तुम हमारे यहाँ आके ट्रेड नहीं कर सकते, कोई अपनी कंपनी शुरू नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमने कुछ लोगों को परमिशन दी थी और उसका 200 साल तक हमें गुलामी करनी पड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबको बंद कर रखा था। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी थी और अब हमारी मजबूरी थी कि हम अगर फॉरेन कंपनीज को लेके आएंगे तभी बहुत सारे सुधार आएंगे। और बहुत सारी चीज़ों पे हमने इतने प्रतिबंध लगा रखे थे कि अगर कोई उसका, उसके मैक्सिमम चीज़ों पे तो लाइसेंस थे, और अगर कोई एक नॉर्मल इंसान अपना वो बिजनेस ओपन करने की कोशिश भी करे तो वो बिजनेस ओपन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक जो उससे पैसे वाला इंसान है उसको लाइसेंस मिल जाता था, क्योंकि घूसखोरी भी चल गई थी। क्योंकि भैया तुम्हें पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो ज़्यादा पैसे दे देगा उनको वो लाइसेंस दे देते थे। तो यही चीज़ें हो रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी नहीं सुधर पा रही थी। तो यहाँ पर आईएमएफ ने बोला कि भाई हम तुम्हें लोन तो दे देंगे, लेकिन लोन के बदले आपको जो आपने फॉरेन कंपनी का अपने यहाँ पर आगमन बंद कर रखा है वो इकोनॉमी अपनी खोलनी पड़ेगी। ठीक है, और लोगों को भी मौका देना पड़ेगा, जिससे कि आपकी इकोनॉमी बूस्ट हो और आप हमारा पैसा वापस कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे उस वक्त ध्यान रखना, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक पॉलिसी लेके आते हैं जिसको बोलते हैं एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, इसका मतलब होता है कि जो पहले बहुत सारे बिजनेसेस को करना के लिए बहुत सारी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, अब उनमें बहुत सारी छूट दी गई। अब ऐसी चीज़ें की गई कि बहुत सारी चीज़ों से तो यहाँ पर लाइसेंस हटाया गया। ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो मेन चीज़ें थी उन्हीं पे लाइसेंस रखा गया, और बिज़नेस करने को अगर एक इंसान बिज़नेस कर पाए उसको थोड़ा आसान बनाया गया। ठीक है, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन किया गया। ठीक है, जो अभी तक हम पब्लिक सेक्टर पे फोकस कर रहे थे, ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर पे फोकस ना करके अब हम थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़े, प्राइवेट सेक्टर पे भी हम फोकस करने लगे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का मतलब है हमने फॉरेन कंपनी को भी भारत में बोला कि भाई ठीक है तुम आ सकते हो और अपना जो भी बिजनेस है वो कर सकते हो, क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एनुअल प्लान के अंदर किया गया, और यहाँ से देखने को मिलता है कि ये बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहता है और हमारी इकोनॉमी फिर से अच्छी हो पाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना एनुअल प्लान कब आया था आपका, तो एनुअल प्लान आया 1991 से लेके 1992 तक। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आगे, उसके बाद आपका आता है 8th 5 ईयर प्लान। और ये 8th 5 ईयर प्लान आप बोल सकते हो इसमें बहुत सारी चीज़ें की गई, 1992 से लेके 1997 तक था। और देखो एनुअल प्लान के सब में भी पीवी नरसिम्हा राव थे। राजीव गांधी के बाद कौन आएंगे, पीवी नरसिम्हा राव। राजीव गांधी के बाद कौन आएंगे, पीवी नरसिम्हा राव। ऐसे ऐसे याद कर लो कि राजीव गांधी पीते नहीं थे, तो राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिम्हा राव, ऐसे याद हो जाएगा। राजीव गांधी 7th में थे, 3 तो 3 वैसे याद हो गए, राजीव गांधी फिर याद हो गए। फिर राजीव गांधी पीते नहीं थे, तो राजीव गांधी के बाद कौन आए, पीवी नरसिम्हा राव। ये पीने से मतलब अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादा याद हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये जो 8th 5 ईयर प्लान था किस प्लानिंग पे बेस्ड था, इंडिकेटिव प्लानिंग पे बेस्ड था, ये चीज़ ध्यान रखना। इसी 5 ईयर प्लान में लाइसेंस राज को पूरी तरह से अबॉलिश किया गया, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो पाए। और अगर उस वक्त प्रधानमंत्री पूछा जाए तो पीवी नरसिम्हा राव आपके कौन थे, प्रधानमंत्री थे। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि एनुअल प्लान में आपका प्राइवेटाइजेशन किया गया,
तो यहाँ पर आपसे पेपर में ये पूछा गया था एक बार कि कौन से 5 ईयर प्लान के बाद पब्लिक सेक्टर पर यहाँ पर एम्फेसाइज करना है। अभी तक हम किस पर फोकस करते आ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर पर फोकस करते आ रहे हैं, लेकिन 8th 5 ईयर प्लान के बाद जो पब्लिक सेक्टर है उस पर आप वैसे यहाँ तक आते आपका पब्लिक सेक्टर पर कम ही हो गया था, लेकिन यहाँ 8th 5 ईयर प्लान के बाद पब्लिक सेक्टर पर जो हमारा फोकस है, जो एम्फेसाइज्ड है, वो बिल्कुल कम कर दिया गया 9th 5 ईयर प्लान से। तो ध्यान रखना, ठीक है। उस पर फिर हम प्राइवेटाइजेशन पर, ग्लोबलाइजेशन पर, लिबरलाइजेशन पर, इन सब पे ज़्यादा फोकस किया हम लोगों ने। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी अगर आपसे पूछे कि पब्लिक सेक्टर पर किस 5 ईयर प्लान के बाद हमने फोकस करना बंद कर दिया, एम्फेसाइज करना बंद कर दिया, तो 8th 5 ईयर प्लान के बाद, ये लास्ट 5 ईयर प्लान था जहाँ पर हम पब्लिक सेक्टर पर फोकस कर रहे थे। उतना नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ कर रहे थे। इसके बाद हमने बिल्कुल ही कम कर दिया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 9th 5 ईयर प्लान की, तो 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक आता है, और अब कोई गैप नहीं देखने को मिलेगा 1992 के बाद, ठीक है। इसमें गोल था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, इसका गोल था। और इस वक्त प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अभी तक देखो किसको देख चुके हैं हम, जवाहरलाल नेहरू जी को देख चुके हैं, फिर 3 में इंदिरा गांधी जी को देख चुके हैं, फिर 1 में राजीव गांधी जी को देख चुके हैं। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको इसी क्लास में रिपीट हो जाए, ठीक है। तो 3 और फिर 6, फिर 7, फिर आपके 8 में कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। फिर आपके 9 में कौन थे, आपके अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, ठीक है। अभी 10 में भी अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह दोनों होंगे, ठीक है। तो 2002 और 2007 में जो आपका 10th 5 ईयर प्लान आता है, उसका फोकस होता है टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यहाँ पर इंक्रीज करने का गोल रखा जाता है। और 10th 5 ईयर प्लान में एम रखा जाता है कि जो गरीबी है उसे 5% से कम करना है। और ये भी माना जाता है कि जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑब्जर्व हुआ, जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिला हमें, वो 10th 5 ईयर प्लान में ही मिला। अच्छा, यहाँ नहीं है, एक बार लिख लो, द हाईएस्ट ग्रोथ रेट, द हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाज ऑब्जर्व्ड। जो आपका हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑब्जर्व हुआ था वो 10th 5 ईयर प्लान में ही ऑब्जर्व हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखना। इस वक्त प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। मतलब आधे टाइम अटल बिहारी वाजपेयी, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह आ जाते हैं। तो देखो, अटल बिहारी वाजपेयी 9th में भी थे, और 10th में अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, और यहाँ पर आपके मनमोहन सिंह भी थे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें आधे, जैसे देखो, इसमें पहले अटल बिहारी वाजपेयी, फिर इसमें भी ऐसे, इसमें भी मनमोहन सिंह और अगले वाले में भी मनमोहन सिंह रहेंगे। अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, तो वो है आपका 11th 5 ईयर प्लान, जो कि आपका 11th रहा था 2007 से लेके 2012 तक। और यहाँ पर फोकस देखो, ये फोकस तो 10th में किया गया था, रिड्यूस पॉवर्टी ये भी 10th में किया गया था। पीबी ये मनमोहन सिंह तो यहाँ पे सही होगा, लेकिन यहाँ पर जो फोकस था आपका 11th 5 ईयर प्लान में, वो था रैपिड ग्रोथ एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस किया गया था। रैपिड ग्रोथ, या रैपिड ग्रोथ ना लिख के आप लिख लो ग्रोथ, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन पे भी फोकस किया गया था। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये इसका गोल था। और इसमें और कुछ आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और देखो, इस टाइम ही आपको फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिले थे ग्लोबल लेवल पर। तो कभी अगर आपसे पूछ ले तो वो लिख लेना, लेकिन वो इतना नहीं पूछता, तो उसे छोड़िए, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान है 2012 से 2017 इसका टाइम पीरियड था, लेकिन ये चला था 2012 से लेके 2014 तक ही, ठीक है। 2014 में ये ख़त्म हो जाता है। इसका ध्यान रखना कि इसका जो गोल था वो था फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका गोल था। और प्रधानमंत्री इसमें मनमोहन सिंह ही होते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब ये ख़त्म क्यों हो जाता है, देखो एक बार पेपर में सवाल बना, उसमें पूछा गया कि ये यहाँ पर जो 2012 से 2000 मतलब 12th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, और उसमें ऑप्शन ही नहीं था 2012 से लेके 2014। तो ध्यान रखना, इसका 2012 से 2017 दिया हो और 2012 से 2014 ना दिया हो ऑप्शन में, तो फिर ये सही होगा। वरना आपका ये चला था 2012 से लेके 17 तक ही था ये, लेकिन चला ये 2012 से लेके 2014 तक, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन हो जाते हैं 2014 में। और जो इलेक्शन में क्या होता है, आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। और कौन सी गवर्नमेंट आ जाती है आपकी, आप बोलोगे भैया बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है। और बीजेपी गवर्नमेंट ये जो 5 ईयर प्लान था इसको कैंसिल कर देती है, इसको ख़त्म कर देती है। और जैसे हमारा एक प्लानिंग कमीशन था,
वैसे ही प्लानिंग कमीशन को हटाकर एक नीति आयोग बनाया जाता है। नीति की फुल फॉर्म ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक नीति आयोग बनाया जाता है जिसको हम थिंक टैंक ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी बनाई जाती हैं, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1 जनवरी 2015 को। और यहाँ पर जो चेयरमैन है होते हैं, इसके प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं। जैसे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते थे, वैसे इसके भी चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी होंगे। वाइस चेयरमैन की बात करें तो अभी सुमन के बेरी हैं। सीईओ की बात करें तो BBR सुब्रमण्यम है। तो ध्यान रखना, आपका जो नीति आयोग है, देखो हर सरकार अपना कुछ अलग करने की कोशिश करती है। हो सकता है कि वापस से कभी सेंट्रल में सरकार आएगी और वो नीति आयोग को ख़त्म करके दोबारा से प्लानिंग कमीशन को लेके आए या कुछ और अलग लेके आए, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना कि जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस जो किया गया था, किसके द्वारा रिप्लेस किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर रिप्लेस किया गया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के बारे में ध्यान रखना, इसे थिंक टैंक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। नीति की फुल फॉर्म ध्यान रखना, 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश हुई, चेयरमैन प्रधानमंत्री थे। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 3-4 आए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेकंड है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर इस लेक्चर को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। हाँ, अभी हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो देखो अगर हम यहाँ पर सबसे पहली फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आपको पूछ लेके पेपर में मैच करने को भी दे देता है कि कौन सी ईयर में आई थी, तो ध्यान रखना जो आपकी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था वो आया था 1948 में। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कब आया, 1948 में आया। और इसने, आप सभी को पता है, इसी वक्त हम आज़ाद हुए तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्या था कि गवर्नमेंट मोनोपोली को, मतलब गवर्नमेंट का ही ज़्यादा हक हो, उसको यहाँ पर ज़्यादा प्रमोट किया था। तो प्रमोट गवर्नमेंट मोनोपॉली, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर लाइसेंस राज को भी प्रमोट किया गया था, प्रमोट लाइसेंस राज, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद आपका जो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वो आया 1956 में। और ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना कब आया, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें 3 शेड्यूल में बांटा गया, ये चीज़ ध्यान रखना। 3 शेड्यूल में डिवाइड किया गया। जैसे यहाँ पर ए शेड्यूल में सिर्फ पूछता है कितनी इंडस्ट्री को रखा गया, 17 को रखा गया। और ये सोलली कौन इसे रन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। बी में आपकी 12 इंडस्ट्री रखी गई, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके काम करेंगी, ठीक है। उसके बाद जो बची हुई हैं, ठीक है, रिमेनिंग आपके जो इंडस्ट्रीज हैं वो शेड्यूल सी में रखा गया। और इसकी जो ओनरशिप है वो कौन है, प्राइवेट, इसका ओनरशिप रहेगा। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। और इस सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ध्यान रखना। इकोनॉमिक अब आपको समझ में आया होगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें थर्ड IPR कब आया, आपका थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया, तो 1977 में आता है। इसमें फोकस किया गया कि भाई ठीक है, ज़्यादातर जो इंडस्ट्री की पावर थी वो स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में थी। तो यहाँ पर इस थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्या करा गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। बेसिकली यहाँ पर जो स्टेट के हाथ में पावर भी दिया गया। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब थोड़े छोटे स्तर लेवल पर भी पावर देना। तो मतलब अभी तक जो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में थी, लेकिन इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के तहत डिसेंट्रलाइजेशन किया गया जिसमें स्टेट को भी पावर दी गई। ये चीज़ पता होना चाहिए यहाँ पर। और अब बस याद कर लो डेट, और ज़्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए। फोर्थ IPR आया आपका 1980 में, ठीक है। और
एक और आया था ना 1991 में, फिफ्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है आपका 1991 में। और आपको पता है इस वक्त ही आपका एलपीजी रिफॉर्म्स, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, एंड ऑफ लाइसेंस, ये सारे काम किए गए। तो चलिए इस लेक्चर को हमारा जो ये लेक्चर है यहाँ पर आज का ख़त्म होता है। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस लेक्चर से वो देख लेते हैं। और देखो यहाँ पर ये गलती हो गई है, ये MTS 2025 ना होकर MTS 2024 है। क्या है? MTS 2024 है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन MTS 2024 में पूछे गए हैं वो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। और सिर्फ यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो MTS 2024 के नहीं है, लगभग मैंने 20 क्वेश्चन लिखे हैं। तो और अदर SSC एग्जाम में भी CGL वगैरह के भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है, GD के भी इंक्लूड हैं। तो 20 क्वेश्चन देखते हैं। 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन के थ्रू आप प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर है, आज इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए ये क्वेश्चन के थ्रू एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इन विच 5 ईयर प्लान वर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ एंड सेल्फ रिलायंस डिक्लेयर्ड एज अ मेजर प्लान ऑब्जेक्टिव। तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था तो वो 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया था, 1974 से लेकर 1978 तक चलता है, ध्यान रखना, ठीक है। 1978 तक यहाँ पर चलेगा आपका 5th 5 ईयर प्लान। और 78 में जनता गवर्नमेंट आ जाएगी, वो 80 तक आपका यहाँ पर रोलिंग प्लान लेके आएगी, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान हाउ मैनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स वर सेटअप विद फॉरेन कोलिब्रेशन। मतलब आपके जो स्टील पावर प्लांट जो फॉरेन कोलेब्रेशन के साथ स्टार्ट किए गए थे वो कितने थे? तो वो 3 आपके स्टील पावर प्लांट थे। आप मुझे कमेंट करके, मतलब आप एक सेकंड सोचो अपने मन में कि वो कौन कौन से थे और किसकी हेल्प से यहाँ पर हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिफोर द लॉन्च ऑफ विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी। जो आपकी इंडिया है उसने जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था वो किस 5 ईयर प्लान, बिफोर द लॉन्च ऑफ विच 5 ईयर प्लान, बेसिकली किस 5 ईयर प्लान से उन्होंने लॉन्च किया था स्ट्रक्चरल आपका एडजस्टमेंट पॉलिसी, वो यहाँ पर बताना है। तो शायद मैंने ये यहाँ पर आपको नहीं बताया था कि स्ट्रक्चरल जो आपका देखो 7th 8th 5 ईयर प्लान था, 8th 5 ईयर प्लान का मुझे टाइम ड्यूरेशन बताओ कि 8th 5 ईयर प्लान कब से कब तक लॉन्च किया गया। तो आप बोलोगे भैया 8th 5 ईयर प्लान 1992 में 2 के बाद लॉन्च किया गया था, क्योंकि उससे पहले आपका क्या था 1991 में 1992 तक आपका एनुअल प्लान आया था, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये नोट डाउन कर लेना, ये नोट डाउन नहीं कराया है आपको। उसके बाद अगर हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। इनमें से कौन सा रीजन नहीं था जो थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हुआ था उसका, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहला है यहाँ पर चाइनीज अग्रेसन, हाँ इंडो और चाइना वॉर हुआ था, इंडो पाक वार हुआ, ड्रॉट भी आया, ठीक है, ये 3 तो रीजन थे। लेकिन लेक ऑफ फॉरेन कोलेब्रेशन ये रीजन नहीं था अपना फेलियर का थर्ड 5 ईयर प्लान का, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द ड्यूरेशन ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान वाज। जो आपका 12th 5 ईयर प्लान था उसका ड्यूरेशन, तो 12th 5 ईयर प्लान का जो मैंने आपको बताया 12 ही 5 ईयर प्लान आए, और 2012 से लेकर 2017 उसका ड्यूरेशन रखा था, लेकिन चला 2014 तक ही था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, द 5 ईयर प्लान इन इंडिया लेट डाउन नॉट ओनली स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टू बी अटेंड इन द 5 ईयर प्लान ऑफ 5 years of a plan, but also what was to be achieved over period of 20 years. This long term plan, देखो जो हम 5 साल के लिए अपना प्लान बनाते हैं उसे 5 ईयर प्लान बोला जाता है। एक होता है जो हमारा 20 साल के लिए हम सोचें कि आने वाले 20 सालों में हम क्या करेंगे, उसको लॉन्ग टर्म प्लान बोला जाता है। और लॉन्ग टर्म प्लान को हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान, ये चीज़ ध्यान रखना, ये नोट डाउन कर लेना कि पर्सपेक्टिव प्लान क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द गवर्नमेंट नॉट प्लान अ हॉलीडे आफ्टर अ 7th 5 ईयर प्लान। देखो यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश की योजना नहीं बनाई।
ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो आपका 1991 से लेके 1990 से लेके 1992 तक यहाँ पर इन्होंने ये प्लान हॉलीडे नहीं लेके आए थे। ये बेसिकली क्या लेके आए थे यहाँ पर, आप बताओ मुझे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द गवर्नमेंट नॉट प्लान अ हॉलीडे, इन्होंने हॉलीडे प्लान नहीं किया था, इन्होंने एनुअल प्लान। ये ऐसा नहीं है कि हम 2 साल तक कोई काम नहीं करेंगे, हम हर साल हम एनुअल प्लान लेके आएंगे। तो 1990 से लेकर 1992 यहाँ पर सही हो जाएगा। 1992 के बाद फिर आपका 8th 5 ईयर प्लान आता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर विच 5 ईयर प्लान देयर वाज नॉट मच एम्फेसिस ऑन द पब्लिक सेक्टर। तो 8th 5 ईयर प्लान के बाद ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया गया पब्लिक सेक्टर पर, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट रेट ऑफ इंडिया वाज ऑब्जर्व्ड हाईएस्ट अंडर विच 5 ईयर प्लान। तो जो द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिला हमें इंडिया का, वो किस 5 ईयर प्लान के वक्त हमें देखने को मिलता है, ये यहाँ पर पूछा है आपसे। तो अभी मैं जब आपको 10th 5 ईयर प्लान पढ़ा रहा था तब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द रीजन वाई इंडिया अडॉप्टेड अ डोमिनेंट रोल in establishing the public sector and followed inward looking trade policy post independence। इनमें से कौन सा कारण नहीं है कि भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना में एक प्रमुख भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के बाद अंतर्मुखी व्यापार नीति का पालन किया। बेसिकली मतलब इनमें से रीजन बताना है कि कौन सा रीजन नहीं है, अगर मतलब कौन कौन से रीजन है कि हमने गवर्नमेंट सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया, और जो नहीं होगा वो हमारा आंसर होगा। सिंपल सी बात है। तो हमारा है पुअर सेविंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक, तो ये भी सही बात है कि लोगों के पास उतना पैसा नहीं था, तो ये तो रीजन था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। पुअर स्टेट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, उस वक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए हमने पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया, ये भी सही बात है। लेक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना अच्छा कैपिटल भी नहीं था लोगों के पास और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, तो इसीलिए हमने पब्लिक सेक्टर पे ही ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की। तो हमारे ये जब 3 सही हैं, ये हमारे रीजन्स हैं कि हमने पब्लिक सेक्टर पे क्यों फोकस किया। तो अबंडेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एट दैट टाइम, तो ऐसा हमारा कुछ, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये रीजन नहीं था हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 5 ईयर प्लान बिगिन इन इंडिया विद द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 5 ईयर प्लान है हमारा, जो शुरुआत हो रहा था इंडिया में, कौन सा क्या बनने के बाद हुआ था। तो मैंने आप सभी को बताया था क्या बना था, प्लानिंग कमीशन बनाया गया था जब आपका 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who was the chairman of the planning commission of India when the first 5 ईयर प्लान was launched। आपका जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बताना है जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था। तो जब पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप बोलोगे भैया जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू ही वहाँ पर चेयरमैन होंगे, क्योंकि पीएम ही चेयरमैन होता था प्लानिंग कमीशन का। तो यहाँ पर ये पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, जवाहरलाल नेहरू पूरा नाम लिख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच 5 ईयर प्लान एम्ड टू इंक्रीज द रैपिड रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। तो बताओ इसमें क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो हमने इंडस्ट्री पे एम्फेसाइज किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की रैपिड ग्रोथ पर फोकस किया था, वो किया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैंशनड, the urge to bring economic and social change under present condition comes from the fact of poverty and inequality in income, wealth and opportunity। तो ये बात करी गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के वक्त। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तब ये बात मैंने आपको बताई भी थी, ठीक है। अगर किसी के देश के हालात सुधारने हैं तो गरीबी हटा दो और इनइक्वलिटी को कम कर दो इन रेस्पेक्ट ऑफ वेल्थ, इनकम, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट आर द थीम ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान की क्या थीम थी, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं क्या थी, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, क्या थी उसकी मेन थीम थी। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। यहाँ पर बताना है कि आपका जो ग्रोथ है विद स्टेबिलिटी
एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट, ये किस 5 ईयर प्लान का यहाँ पर गोल था? तो आप सभी को पता है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी किस 5 ईयर प्लान का किस 5 ईयर प्लान का था? तो 4th 5 ईयर प्लान का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्हाट इज़ द कॉमन गोल फॉर ऑल, व्हाट इज़ द कॉमन गोल ऑफ ऑल 5 ईयर प्लान? सभी 5 ईयर प्लान का कॉमन गोल क्या था, ये यहाँ पर बताना है। तो देखो कॉमन गोल तो यही था कि सभी लोगों को इक्वल, वैसे तो देखो यहाँ पर सभी हो जाएंगे, लेकिन ये कॉमन बात की जाए ना, तो इक्वल बेनिफिट्स टू ऑल पीपल, हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखी जाती थी, ये कॉमन गोल होता था। और ये जब मैं लेक्चर शुरू कर रहा था तब मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारी यहाँ पर इकोनॉमिक्स का द एंड होता है, द एंड जो भी बोलना चाहते हो आप। ठीक है, और थैंक यू सभी से सभी, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मतलब आप कंप्लीट इकोनॉमिक्स देख के आए हो। एंड अब आपकी बारी है कि आप कंप्लीट इकोनॉमिक्स कैसी लगी, आप यहाँ पर अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करो। और देखो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप अपने नोट्स नहीं बना रहे हो और आपको पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो हमारा एक पीडीएफ ग्रुप है जो हमारा पेड ग्रुप है, जिसमें हम 299 आपकी प्राइस है। और उस पीडीएफ ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा, डिजिटल फॉर्मेट में कंप्लीट ग्रामर मिल जाएगी, 45 ग्रामर रूल जो हमने कराए हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कंप्लीट जो हमने 22 लेक्चर कराए हैं स्टैटिक जीके के उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कंप्लीट जो हमने हिस्ट्री कराई है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कंप्लीट जो हमने पॉलिटी कराई है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कंप्लीट हम ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और अभी हमने इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कवर कर लिया तो इसकी भी हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। साथ ही में अभी हम साइंस करने वाले हैं, आने वाले टाइम में साइंस की पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी में आपको अलग मिलेगी, इंग्लिश में बिल्कुल अलग मिलेगी। और सिर्फ आपको एक बार पे करना है, बार बार आपको पे नहीं करना। 299 में ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। अगर आपको पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए और बोलिए कि पीडीएफ ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पर आप 299 पे करके अपना स्क्रीनशॉट भेजना, और जब आप स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो आपको विदिन 24 आवर्स एक लिंक भेजी जाएगी, उस लिंक के थ्रू आप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, उसमें सारी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाके उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। कैसी लगी इकोनॉमिक्स पढ़ने में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपसे मुलाकात होगी अब साइंस के लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।